नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जनवरी 2022 के दौरान आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से जो भी चेंजेज हुए हैं या दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से जो भी चेंजेज हुए हैं, उन पे बेस्ड एमसीक्यू हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिसको हम सीईए कहते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया रिसेंटली। आपको पता होगा के सुब्रमण्यम हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। उसके बाद में नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है अनंत नागेश्वरन। अरविंद सुब्रमण्यम और कौशिक बसु भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है अनंत नागेश्वरन। इससे पहले जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे वो थे हमारे कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम, केवी सुब्रमण्यम जो कहा गया है। और उससे भी पहले अरविंद सुब्रमण्यम थे, कौशिक बसु भी थे, परंतु अभी रिसेंटली जो अपॉइंट किया गया है उनका नाम है अनंत नागेश्वरन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ले लेते हैं। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक इज रिसेंटली मर्ज विद विच बैंक? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरबीएल बैंक, डीएसबी बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको पता ही होगा, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसमें पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो मॉरेटोरियम में डाल दी गई थी उसको इसमें मर्ज कर दिया गया है। आपको यह भी जानकारी होगी कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है सेंट्रल कैपिटल और भारत पे का बैक्ड बैंक है। ओके, तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 25 जनवरी 2022 से इन्होंने फुल फ्लेज काम करना शुरू कर दिया है और पीएमसी बैंक को इसमें मर्ज कर दिया गया है। ओके, तो आंसर आ गया आपका डी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई हैज रिलीज लिस्ट ऑफ डीसिप बैंक्स। डीसिप जानते हैं ना, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, फॉर द ईयर 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीसिप बैंक एज पर लिस्ट? देखो, डीसिप का मतलब क्या होता है। डीसिप उन बैंकों को कहते हैं जो इतनी बड़ी हैं जिनका फेल होना पॉसिबल नहीं है, टू बिग टू फेल। इतनी बड़ी हैं कि इनका फेल होना संभव नहीं है, यानी ये फेल नहीं हो सकती। अगर ये फेल हो जाएंगी तो पूरी इकोनॉमी जो है धराशायी हो जाएगी। तो कुछ बैंकें हैं जिनको डीसिप का दर्जा दिया गया है, जिसमें हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक है। यही तीनों बैंकें कंटिन्यू कर रही हैं डीसिप बैंक की फॉर्म में। एक्सिस बैंक अभी डीसिप बैंक की कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपका? एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। परसुएंट टू द 12th इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम, अभी 12वां ट्रेड पॉलिसी फोरम हुआ है इंडिया और अमेरिका का। फोरम मीटिंग हेल्ड ऑन 23 नवंबर 2021, 23 नवंबर 2021 को ये इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम की मीटिंग हुई है। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद यूएसए फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फॉलोइंग फ्रूट्स। देखिए, हिंदुस्तान से फ्रूट्स का एक्सपोर्ट होता है और काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। तो यूएस के लिए 2 वर्सेस 2, 2 आप दीजिए 2 हम देंगे, इस तरह से इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है। एग्री मार्केटिंग एक्सेस प्रोग्राम रिसेंटली, तो कौन से फ्रूट्स के लिए जो इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। यूएस को इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे 2 फ्रूट, जिसके बदले में यूएस से भी 2 फ्रूट आएंगे। ओके, तो ये कौन कौन से फ्रूट है? मैंगो एंड चेरीज, नहीं, चेरी यूएस से आएगा। मैंगो एंड ऑरेंज, ये भी नहीं है। मैंगो एंड पोमेग्रेनेट, अनार जिसको कहते हैं, पोमेग्रेनेट एंड ऑरेंज भी गलत है। तो मैंगो एंड पोमेग्रेनेट ये इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे। ये जो इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम की मीटिंग हुई है उसमें तय हुआ है 2x2 एग्री मार्केटिंग एक्सेस प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंतर्गत ये तय किया गया कि हिंदुस्तान से यूएस को मैंगो और पोमेग्रेनेट का एक्सपोर्ट किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कुकुम्बर एंड घरकिन्स इन द वर्ल्ड? घरकिन्स बोलते हैं हम इसको, खीरा जो बोलते हैं, कुकुम्बर और खीरा जो है इसका एक्सपोर्ट होता है कौन से कंट्री से? दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कौन सा कंट्री करता है? चाइना नहीं, रशिया नहीं, इंडोनेशिया नहीं, इंडिया यस। भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है किसका? कुकुम्बर और गरकिन्स का, यानी खीरा और ककड़ी का। करीब करीब अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के बीच में $114 मिलियन का ये एक्सपोर्ट इंडिया से हुआ है। तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कुकुम्बर और गरकिन्स के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक? आपको पता है ना ब्रिक्स के मेंबर कौन है? बी फॉर ब्राजील,
B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 इसके मेंबर हैं ब्रिक्स के। अभी रिसेंटली सितंबर में 3 और नए कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया गया। ये कंट्री है बांग्लादेश, उसके बाद है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और तीसरा है उरुग्वे। ठीक है, अभी एक और कंट्री को इसमें इंक्लूड किया गया है, वो कंट्री का नाम है आपका इजिप्ट। नेपाल नहीं है, यूक्रेन नहीं है, श्रीलंका नहीं है, इजिप्ट को इसमें इंक्लूड किया गया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये पहले से ब्रिक्स के मेंबर हैं। सितंबर में 3 नए कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, और रिसेंटली अभी इजिप्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। ओके, तो आंसर आ गया आपका इजिप्ट। अब लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक्सपेंड दीपम। दीपम का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, जो एग्जाम्स होते हैं हमारे, प्री प्रमोशन के एग्जाम होते हैं, उनमें एब्रीविएशंस, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक जो स्कीम लाती है उसका एब्रीविएशन बनाती है ताकि उसको आसानी से याद किया जा सके, उस पर काम हो सके, लोगों की जबान पे चीजें चढ़ सकें, इसलिए उनको एब्रीविएशन की फॉर्म में देते हैं। तो दीपम बनाया हुआ है। दीपम का काम क्या है? देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट कैसे करता है, इक्विटी में या पीएसयू अंडरटेकिंग का डिसइन्वेस्टमेंट करना है, तो ये सारा काम दीपम को दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट को। तो दीपम की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू मोबाइल ऐप सारथी हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, ये तो एक्सचेंजेज हैं, एनएसई और बीएसई एक्सचेंज है। एक्सचेंज का काम इन्वेस्टर की एजुकेशन नहीं है। एक्सचेंज के ऊपर रेगुलेटर कौन है? रेगुलेटर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, सेबी जिसको कहते हैं। तो ये ऐप जो है, सारथी जो ऐप है, ये सेबी ने लॉन्च किया है ताकि इस ऐप के थ्रू इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जा सके। क्या एजुकेट करना है कि आजकल आप देखते हैं कि एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू बहुत सारी फर्जी टिप्स आती हैं कि आप ये शेयर खरीद लीजिए, पंप एंड डंप का काम जिसको कहते हैं। तो उससे क्या है, इन्वेस्टर्स का जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा फंस जाता है। तो उन इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है सेबी। तो सेबी ने उनको एजुकेट करने के लिए सारथी जो है एक ऐप बनाया है, जिसके थ्रू वो इनको एजुकेट करते रहेंगे इन्वेस्टर्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Government of India is set to become the largest shareholder in which telecom company, as the company's board approved the conversion of interest of the spectrum and adjusted gross revenue dues into government equity। देखो, जो ड्यूज थे उनके, उसको गवर्नमेंट की इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है। किसने? कौन सी कंपनी ने ये किया है? वोडाफोन आइडिया ने। आपको पता है ना, आइडिया वोडाफोन जो कंपनी है उसमें वोडाफोन का भी हिस्सा है, आदित्य बिरला जो आइडिया के मालिक हैं उनका भी हिस्सा है, और अभी गवर्नमेंट का भी इसमें हिस्सा हो गया है ना। विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन विच कंपनी? ये कंपनी है वोडाफोन आइडिया। अब देखिए, वोडाफोन का इसमें स्टेक है करीब 28.5%। ओके, आदित्य बिरला का जो स्टेक है वो है 17.8%। इनसे भी ज्यादा स्टेक हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो है 35.8%। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम का और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का इंटरेस्ट वगैरह जो था, उसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने इक्विटी में। तो अभी वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट सबसे बड़ी हिस्सेदार है। तो आंसर क्या आ गया आपका? वोडाफोन आइडिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारा क्या कहता है। जैसे अभी हमने डीसिप की बात की थी, ऐसे ही डीएसआईआई भी होता है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी। Domestically systematic important insurance company. Which of the following company does not find place in the year 21-22 domestically systematic important insurance company as declared by IRDAI? IRDAI जैसे RBI DSIB डिक्लेयर करता है, वैसे ही IRDAI जो इनका रेगुलेटर है इंश्योरेंस का, वो DSII डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज डिक्लेयर करता है। इसमें कौन सी नहीं है? इसमें से देखो, LIC तो है ही ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी भी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, ये भी इसमें है। जीआईसी भी इसमें है, जीआईसी री इंश्योरेंस, रे का मतलब है री इंश्योरेंस, परंतु यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इसमें नहीं है। ये भी वो कंपनियां हैं दैट आर टू बिग टू फेल। ये वो इंश्योरेंस कंपनियां हैं तीनों, एलआईसी, न्यू इंडिया और जीआईसी रे, ये तीनों वो कंपनियां हैं जिनका फेल होना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इसमें नहीं आती है, तो आंसर आ गया आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेम द इंडियन बैंक टू रेज 300 मिलियन थ्रू फॉर्मोसा बॉन्ड। फॉर्मोसा बॉन्ड क्या होते हैं? जो ताइवान में जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं उनको फॉर्मोसा बॉन्ड नाम दिया गया है। एंड बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन एंटिटी टू रेज मनी थ्रू फॉर्मोसा बॉन्ड, फर्दर लिस्टेड द इशुएंस ऑन इंडिया आईएनएक्स गिफ्ट आईएफएससी। गिफ्ट आईएफएससी आपको पता है ना, गांधीनगर में गिफ्ट सिटी जो है वहां पे आईएफएससी बनाया गया अभी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जहां से आपकी फॉरेन फंड की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आपको फॉरेन कंपनीज से फंड, इसके थ्रू आईएफएससी के थ्रू ये सारे फंड्स रेज किए जा सकते हैं, बॉन्ड रेज करना और ये यहाँ लिस्ट करना, ये सारे काम आजकल इंडिया में ही गिफ्ट आईएफएससी में हो रहे हैं। ओके, तो ऐसी कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने फॉर्मोसा बॉन्ड के थ्रू 300 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर का फंड्स रेज किया है? आईसीआईसीआई नहीं है, एचडीएफसी नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, ये है सबसे बड़ी हिंदुस्तान की बैंक जो डीसिप बैंक भी है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 300 मिलियन डॉलर फंड रेज किया है फॉर्मोसा बॉन्ड के थ्रू, ताइवान में ये बॉन्ड इशू किए हैं और इसको लिस्ट कराया है आईएनएक्स गिफ्ट आईएफएससी पे, ठीक है ना। फर्दर लिस्टेड द इशुएंस ऑन इंडिया आईएनएक्स गिफ्ट आईएफएससी। गिफ्ट आईएफएससी की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपको, आईएफएससी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। एज पर लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस, द मैक्सिमम एक्सपोजर सीलिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ ए बैंक ऑन एनबीएफसी एक्सक्लूडिंग गोल्ड लोन कंपनीज। देखिए, बैंकें जो है एनबीएफसी को फाइनेंस करती हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, बैंक एनबीएफसी को फाइनेंस करती हैं, इंडिविजुअल एनबीएफसी को भी और ग्रुप ऑफ कनेक्टेड है, ग्रुप से मतलब है ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसी से मतलब, ठीक है। तो ये टीयर 1 का, टीयर 2 का, टीयर 1 और टीयर 2 का कितना परसेंट फाइनेंस कर सकती है एक्सक्लूडिंग गोल्ड लोन कंपनी। गोल्ड लोन कंपनी से मतलब है जिनका 50% पोर्टफोलियो गोल्ड का है, तो उसको तो हटा दो, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा, चूंकि इसमें गाइडलाइंस में रिसेंटली चेंज हुआ है इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है, एनबीएफसी को बैंक कितना फाइनेंस कर सकती हैं? 15% and 20% of tier 1, 20% and 25% of tier 1, 15 and 20 of tier 1 and tier 2 और 20 and 25 of tier 1 and tier 2। देखो tier 1 tier 2 गलत है, पहली बात तो समझ लीजिए। अब क्वेश्चन बचे आपके दो, 20% तो सिंगल एनबीएफसी को और 25% कनेक्टेड ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसी को बैंकें फाइनेंस कर सकती हैं, इससे ज्यादा फाइनेंस नहीं कर सकती, और वो फाइनेंस है आपकी टीयर 1 कैपिटल का। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपका? 20% फॉर इंडिविजुअल एंड 25% ऑफ ग्रुप ऑफ एनबीएफसी ऑफ टीयर 1। बैंक की टीयर 1 जो कैपिटल है उसके 20 और 25% से ज्यादा फाइनेंस हम नहीं कर सकते। ये है एक्सक्लूडिंग गोल्ड लोन कंपनीज के लिए क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है गोल्ड लोन कंपनीज के बारे में ही। As per the latest RBI guideline, what is the maximum ceiling on exposure a bank can have compared to its own capital fund on single NBFC engaged in lending against collateral of gold jewelry? जिनका 50% पोर्टफोलियो गोल्ड लोन का है, उनको कितना फाइनेंस कर सकते हैं? वहां लिमिट क्या है? देखिए, वहां जो लिमिट है वो टीयर 1 और टीयर 2 पे बेस्ड है, और ये है 7.5% ऑफ टोटल कैपिटल। बैंक की जो भी टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल है उसके 7.5% से ज्यादा वो गोल्ड लोन कंपनीज को फाइनेंस बैंक नहीं कर सकते। वेयर एज अदर देन गोल्ड लोन कंपनीज है, वहां पे टीयर 1 कैपिटल का 20% सिंगल एनबीएफसी को और 25% ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसी को बैंक फाइनेंस कर सकते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है ये, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमारा क्या कहता है। Amount allocated in Union Budget 22-23 for completion of 80 lakh houses in 22-23 under Prime Minister आवास योजना। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख जो मकान हैं उनको कंप्लीट करना है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में कितना फंड एलोकेट किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 30,000 करोड़, 48,000 करोड़, 1,50,000 करोड़ एंड 2 लाख करोड़। तो आंसर है, सिंपल आंसर आप याद रखिए, आंसर है इसका 48,000 करोड़,
48,000 करोड़ फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉट किया है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के लिए, ताकि गरीबों को आवास मिल सके और जो यूनिट्स इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट करने के लिए। ओके, चलिए एक और एक्सपेंशन लेते हैं, एक और एब्रीविएशन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर डिवाइन, ये एक नई स्कीम लॉन्च की है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर, देखिए डेवलपमेंट का डी भी ले लिया, इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एनी नॉर्थ ईस्टर्न का आ गया और इनिशिएटिव का आई आ गया। देखो ये स्कीम क्या है, ये सोशल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम है जो नॉर्थ ईस्टर्न के लिए लाई गई है। नाम जैसा देख रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न के लिए। इसमें गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ का इनिशियल फंड दिया है। अब इससे क्या करेंगे ये, इससे ये करेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न में यूथ के लिए और वुमेन्स के लिए, इनके लिए इनकी लिवलीहुड को सुधारना, इनको बेटर लाइफ देना, उसके लिए ये प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। उसके लिए इन्होंने ये पीएम डिवाइन जो स्कीम है वो लॉन्च की है, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का इनिशियल फंड एलोकेट किया है। ठीक है, तो चूंकि रिसेंट है इसलिए क्वेश्चन में इसका भी एक्सपेंशन पूछा जा सकता है, इसका भी एब्रीविएशन आपसे पूछा जा सकता है। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। एज पर बजट अनाउंसमेंट, गारंटी कवर अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम विल बी एक्सटेंडेड अप टू मार्च 2023। आपको पता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की जो स्कीम है उसको मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसका जो टोटल आउटले था उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले कितना था, पहले था 4.5 लाख करोड़ का, अभी इसको कर दिया गया है 5 लाख करोड़ का। तो कितना इंक्रीज हो गया, 50,000 करोड़ का। यह आंसर पूछा है कितना, टू बी एक्सपेंडेड बाई दिस अमाउंट टू टोटल कवर दिस अमाउंट। तो 50,000 करोड़ से एक्सपेंड किया गया है और टोटल हो जाएगा 5 लाख करोड़ का। तो आंसर क्या आ गया आपका, ए इज द राइट आंसर। 50,000 करोड़ एंड 5 लाख करोड़ इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। द स्कोप ऑफ प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान विल एनकम्पास द दिस मच इंजन्स for economic transformation, seamless multi connectivity model, multi-modal connectivity and logistic efficiency। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाई है प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ सेक्टर्स को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है और उनको कनेक्ट किया जा रहा है एक दूसरे से, ताकि जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है उसको सीमलेस बनाया जा सके, और इस जो पूरा हमारा रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, इसको प्रॉपर कनेक्टिविटी दी जा सके इसके लिए। अब देखो ये 7 इंजन्स जो ये आंसर है इसका 7 इंजन्स। अब ये 7 इंजन्स क्या हैं आप ये समझिए। सबसे पहला इंजन है इसमें रोड। ठीक है, रोड अच्छे होंगे, इनकी कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी तो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा है आपका रेलवे, सेम रेलवे के लिए हो गया। तीसरा है आपका एयरपोर्ट। चौथा है आपका पोर्ट्स। ठीक है, इसके बाद है आपका मास ट्रांसपोर्ट वाटरवेज, क्योंकि शिप्स के थ्रू भी ये आता है ना, गुड्स आते हैं। और इसके बाद है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 7 इंजन है, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांजिट, वाटरवे, लॉजिस्टिक इंफ्रा। इन सब से जो है द स्कोप ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान विल एनकम्पास द 7 इंजन्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। इन 7 इंजन्स को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ अलाइन किया जाएगा। ये सारा प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति के मास्टर प्लान के तहत आएगा। यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि ये 7 इंजन्स, ये कितने इंजन्स हैं ग्रोथ के। तो ये इंजन्स हैं आपके रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक, ये सारे इसमें इंजन्स दिए गए हैं। ओके, तो ये आंसर आ गया आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम 18 क्वेश्चन क्या कहता है, RBI has recently issued framework to enable small value digital payment। छोटे अमाउंट के डिजिटल पेमेंट जो करते हैं उसके लिए ऑफलाइन पेमेंट के लिए लिमिट फिक्स की है RBI ने। एज पर फ्रेमवर्क द अपर लिमिट फॉर एन ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन शैल बी रुपीज दिस एंड द टोटल लिमिट फॉर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन ऑन ए पेमेंट इंस्ट्रूमेंट शैल बी रुपीज दिस। देखिए ये सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए लिमिट है 200
और मैक्सिमम लिमिट है इसमें 2000 की एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पेमेंट ऑफलाइन ट्रांजेक्शन ऑन ए पेमेंट इंस्ट्रूमेंट शैल बी ₹2000। टोटल लिमिट जो है 2000 रुपए की है और एक ट्रांजेक्शन की लिमिट है इसमें 200 की। तो कितना आ गया आपका 200 एंड 2000। स्मॉल वैल्यू डिजिटल जो पेमेंट होते हैं उनके ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन की लिमिट फिक्स की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। टू अलाइन विद BCBS standards and enable bank to manage liquidity risk more effectively, RBI has recently decided to increase the threshold limit for deposit and other extensions of funds made by non-financial small bank business customers from this to this for purpose of maintenance of LCR and non-stable funding ratio NSFR। देखो LCR और NSFR क्या होता है मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। BCBS क्या है? बासल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बासल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन जो बासल नॉर्म्स हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करती है, पूरी दुनिया में BCBS के नॉर्म्स चलते हैं। तो BCBS के नॉर्म्स को, उसके स्टैंडर्ड्स को अलाइन करने के लिए और बैंकों की लिक्विडिटी को अच्छे से मैनेज करने के लिए RBI ने ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसके लिए स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स के लिए जो रिटेल की लिमिट है उसको बढ़ाया है 5 करोड़ से 7.5 करोड़ किया है। 5 करोड़ से बढ़ा के इसको कर दिया है 7.5 करोड़। यहाँ स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? जिनका टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, ठीक है, उनके लिए लिमिट जो है 5 करोड़ से बढ़ा के 7.5 कर दी है ताकि LCR को और नेट फंडिंग रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो जो है उसको बेटर मैनेज किया जा सके। ओके, तो ये लिमिट आ गई आपकी 5 करोड़ एंड 7.5 करोड़। अब आप समझिए LCR क्या है और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो क्या है। देखिए LCR का फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का 4 to 5 का जो एग्जाम हुआ है, स्केल 4 to 5 का एग्जाम हुआ है फरवरी 2022 में, उसमें LCR का फॉर्मूला पूछा गया है। LCR क्या होता है? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है? अनएनकम्बर्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नेट कैश आउटफ्लो एस्टिमेटेड फॉर नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज ऑन ए ऑनगोइंग बेसिस। ये 100% बैंक को मेंटेन करना होता है। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बैंक के फेलियर होने की स्थिति में बैंक के पास हाई क्वालिटी की लिक्विड एसेट्स होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए कि वो 30 डेज के आउटफ्लो को कवर कर सकें। अभी देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, यस बैंक फेलियर की पोजीशन में आ गया, तो जब फेलियर की पोजीशन में आएगा तो RBI कंट्रोल करना चाहेगा उसको, परंतु RBI इमीडिएट उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, इमीडिएट उसको मॉरिटोरियम में नहीं डाल सकता, नहीं तो जो डिपॉजिटर हैं बैंक के वो पैनिक कर जाते हैं। तो डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, ATMs के आगे लाइन लग जाती है, बैंक से भी लोग पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं कि बैंक जो है फेल होने वाला है। तो RBI का कहना है कि आपके पास 30 डेज का आउटफ्लो जो है उसके लिए सफिशिएंट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होनी चाहिए। आप 30 दिन तक अगर मैनेज कर सके शो को, तो 30 दिन के अंदर अंदर हम कोई इस तरह का सेटअप बना के RBI इसको अपने कंट्रोल में ले लेगा। उसके लिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बनाया गया है कि 30 दिन के आउटफ्लो के लिए आपके पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होनी चाहिए ताकि 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, मैक्सिमम 30 दिन तक आप लोगों को पैसा दे सकें जो वो विड्रॉ करना चाहते हैं। उस दौरान RBI इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा। ऐसे ही नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो होता है। स्टेबल फंड जो है बैंक के पास में जितना अवेलेबल है और जितनी रिक्वायरमेंट है 1 साल की स्टेबल फंड की, उसका जो रेशियो है वो कहलाता है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बासल नॉर्म्स का अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारी बुक में मेरे 2022-23 में दिया हुआ है, उसको अगर पढ़ेंगे तो वहां से भी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि जनवरी 2022 के दौरान RBI की गाइडलाइंस की वजह से जितने भी चेंजेस हुए हैं उनको हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।